ये मिटाओ भाई, मिटाओ, बोर्ड मिटाओ। हाँ, मॉनिटर। सीधा बच्चा बेचारा। क्लास में मॉनिटर होते थे ना, मॉनिटर, उनका काम क्या होता था? मैडम की कॉपी लेके जाना। चलो आओ साहब, शुरू करें। डिस्कशन करना है? क्या डिस्कस करेगा बता तू। जो बचा है पहले वो खत्म कर लें यार। अच्छा, सेंट्रो मास थोड़ा सा ही, हाँ तुम तो पहुंच गए भाई। छोड़ दो, छोड़ दो। चलो, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए बता रहा था मैं। लास्ट के 5 मिनट में याद दिलाना, डिस्कस कर लेंगे, है ना। 5 मिनट, फिर तुम ब्रेक का बोलोगे तो ब्रेक भी खा जाएंगे। चलो आओ। तो हम डिस्क्रीट मास सिस्टम पढ़ रहे थे। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए सेंट्रो मास का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि भाई m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn डिवाइड बाय नेट मास। या इसको बोला था हमने सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय नेट मास, है ना। क्वेश्चन कुछ किए थे हमने, कुछ और करते हैं। तो 2 के लिए तो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। अब मैं 3 देता हूं आपको। आपको बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर 3 मास रखे हुए, है ना। ये साहब एक रखा हुआ है 1 किलो, एक रखा हुआ है 2 किलो और एक रखा हुआ है 3 किलो। 3 मास रखे हुए हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। और साइड की लेंथ आपको दे रखी है ए। साइड का लेंथ आपको दिया हुआ है ए। ये बोल रहा है कि इनके सेंटर ऑफ मास का 1 किलो वाले से डिस्टेंस बताओ। 1 केजी वाले से डिस्टेंस बताइए कितना होगा। सेंटर ऑफ मास का 1 केजी वाले मास से डिस्टेंस कितना होगा। लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लें। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास 1 kg, फ्रॉम मास 1 kg। 1 किलो वाले से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। 1 किलो वाले से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। अब देखो, सिंपल प्रॉपर्टी में आपको बता दूं, जिससे डिस्टेंस निकालने को बोले ना, उसको मान लो ओरिजिन पर है और उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना। उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखोगे तो फॉर्मूला बेस काम रह गया, फिर तो फॉर्मूला लगाने का काम रहेगा। तो 1 kg से बोल रहा है ना, मैं इसको 0 0 मान लेता हूं, इसको 0 0। लो साहब, ये 0 0 तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। ये a0 होगा, है ना। इस पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट निकाले तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई होगा। आपको पता है ये लेंथ ए है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो भैया ये लेंथ कितना होगा, ये होगा a cos 60 होगा भाई। a cos 60 मतलब a/2 होगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा a sin 60, ये लेंथ हो जाएगा a sin 60। sin 60 मतलब √3/2 a हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट को देखता हूं तो मैं x कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा, a/2, और y कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा, y कोऑर्डिनेट बोलूंगा √3/2 a बोलूंगा भाई। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए। मतलब मेन काम था कोऑर्डिनेट लिखने का। अगर कोऑर्डिनेट लिख लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर तो फॉर्मूला लगाने का काम हो गया। एक्ससीएम क्या बोलेंगे, एक्ससीएम का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय नेट मास, नेट मास 1 + 2 + 3। वाईसीएम के लिए भी यही फॉर्मूला। ये क्या होगा साहब, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय नेट मास 1 + 2 + 3। सॉल्व करो साहब, कितना बनता है। ठीक है, ये 7a/12 हो जाएगा। अभी 6 तो वैसे ही हो रहा है, 2 और है ना, 12 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा आपके पास √3/4। ये आ जाएगा √3/4। कोऑर्डिनेट आ गए साहब। कोऑर्डिनेट नहीं पूछा मैंने, मैंने डिस्टेंस पूछा है ना। देखो, 2 कोऑर्डिनेट अगर दिए जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ये x1 y1 z1, इससे डिस्टेंस बताना है आपको, इससे डिस्टेंस बताना है x2 y2 z2 का।
तो x2 y2 z2 का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट दिए जाए तो अब कहां से बोल रहा है ये बोल रहा है 1 किलो वाले से। 1 किलो वाला मतलब 0 0 से बोल रहा है, तो 0 0 से इस ये जो कोऑर्डिनेट तुमने निकाले, तुमने निकाला 7a/12 और √3a/4, इसका डिस्टेंस बताना है सर। अब ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो सिंपल, ये d बराबर क्या बोलोगे, रूट ऑफ 7a/12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3a/4 माइनस 0 का स्क्वायर। बहुत सिंपल फंडा, ठीक है, बहुत आसान। दो कोऑर्डिनेट आपको दिए जाए और डिस्टेंस पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है सर। बात पकड़ में आ रही है भाई? ठीक है, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे 3 मास सिस्टम दे दें, 4 मास सिस्टम दे दें और डिस्टेंस पूछें तो बहुत आसान फंडा। पर्दे लगा दो यार। चलो, तो बहुत आसान कंसेप्ट। कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट लिखोगे सीधे फॉर्मूला लगाओगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और कोऑर्डिनेट आ गए तो फिर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते। चलो मैं एक और देता हूं क्वेश्चन, हो गया सबका? ये आ गया सबका? मिटा दो इसे, एक और लो। अब मैं तुम्हें 4 मास दे रहा हूं और स्क्वायर के वर्टेक्स पे रख रहा हूं मैं 4 मास स्क्वायर का वर्टेक्स। ठीक है, ये 4 मास है और स्क्वायर का वर्टेक्स। ये साहब 1 किलो, ये हो गया 2 किलो, ये हो गया 3 किलो, ये हो गया 4 किलो। 4 मास दिए, 1 किलो, 2 किलो, ये लो 3 किलो और ये 4 किलो। ये हमने रख दिए स्क्वायर के वर्टेक्स पर। स्क्वायर की साइड की लेंथ है ए। आपसे बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का 2 किलो वाले से डिस्टेंस बताओ। 2 किलो वाले से डिस्टेंस कितना होगा? इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का 2 किलो वाले से डिस्टेंस बताइए। लिख लो सब, फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास टू केजी, फ्रॉम मास टू केजी, फ्रॉम मास टू केजी। 2 किलो वाले से इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए सर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट लिख लो यार, जिससे लिखना आसान लगे तुम तो उससे लिखो। जरूरी नहीं कि अपन 2 किलो वाले से ही 2 किलो वाले को ओरिजिनल मान के लिखे। जिससे आसान लगे तुम्हें लिखना उसको उसको ओरिजिनल मान लो, है ना। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना बन जाता है। लो मैं तो 1 kg को ओरिजिनल मान लेता हूँ। 1 kg को ओरिजिनल मान लिया, ये 0 0, तो ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। अब कोऑर्डिनेट लिखो साहब, इसका 0 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0a, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a। अरे होगा भाई। अब ये कोऑर्डिनेट आ गया तो यहां पर देखो सेंटर मास की पोजीशन निकाल लो साहब, एक्सीएम वाईसीएम निकाल लो। एक्सीएम क्या बोलेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय नेट मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ऐसे वाईसीएम निकालो भाई। वाईसीएम निकालेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। ठीक है, ये m4 y4 डिवाइडेड बाय नेट मास। ये सीधे सीधे कोऑर्डिनेट रख दिए मैंने एक्स और वाई। ये कितना आता है साहब, ये आएगा साहब 5a बाय कितना
ये 5a/10 मतलब a/2 आ गया, और ये सोल्व करें तो 7a/10, ये 7a/10 आएगा। एक्सीएम वाईसीएम आ गया। कहां से डिस्टेंस बोल रहा है? 2 किलो वाले से। 2 किलो वाले मतलब कहां से? a0 से। a0 से डिस्टेंस बताना है किसका? a/2 7a/10, ये डिस्टेंस बताना है साहब a0 से। अब डिस्टेंस बता दो साहब, क्या होगा? रूट ऑफ a/2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 7a/10 माइनस 0 का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है ना? सिंपल, ये डिस्टेंस आ गया आपके पास। अगर तू तू 2 किलो वाले को ओरिजिन मानता है तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा क्या? -a0। वो कोऑर्डिनेट आएगा -aa। ये कोऑर्डिनेट फिर आएगा तेरा 0a, है ना? अगर तू इसको ओरिजिन मानता है, मैंने कहा जहां से सुविधा लगे उसको मान लो, है ना? बाकी क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है भाई, 0 0 से निकालते थे, 0 0 0 की जगह ये 0 से निकालते। समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, मॉड्यूल है आपके पास एक एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9, अगर है तो। है? नहीं होगा मुझे पता है, मैं देता हूं क्वेश्चन, देता हूं। रख दो, है तो भी रख दो, है तो भी रख दो, मैं देता हूं क्वेश्चन। मिटा दो इसे, मिटा दो भाई, मैं क्वेश्चन देता हूं। इसमें आपको बोल रहा है कि 3 मास है, 1 ग्राम, 2 ग्राम और 3 ग्राम। कहां रखें? बोले पता नहीं, लेकिन इनका सेंट्रो मास ओरिजिन पर है। ये 1 ग्राम, 2 ग्राम और 3 ग्राम वाले जो मास है ना, ये बोल रहा है कहां रखें, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास जो है, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर, 0 0 0 पर है। समझ रहे हो भाई? ये बोल रहा है 3 मास थे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। ये कहां है हमें नहीं पता, लेकिन इनका सेंटर मास कहां है? 0। अब बोल रहा है एक चौथा मास और लाके रखो 4 ग्राम का। मतलब ये 3 तो थे ही सही, ये 3 तो आपके पास थे ही, वैसे के वैसे, जहां थे वहीं के वहीं। एक चौथा और लाके रखो 4 ग्राम। कहां पे लाके रखो? इसका पोजीशन वेक्टर दे रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रहा है साहब, अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना? अब इन चारों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो बोल रहा है कि 1 2 3 पर है। इन चारों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन, इन चारों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास है 0.123 पर। ये 1 2 3 पर। तो बोल रहा है अल्फा बताओ साहब, ये बोल रहा है अल्फा का वैल्यू बताइए, अल्फा का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हो? ये बोल रहा है कि 3 थे, इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था। अब ये चौथा लाके रख दिया, कहां पे? यहां लाके रख दिया। पहले 3 के बारे में नहीं पता कहां रखे, है ना? पहले 3 के बारे में बोला ही नहीं कहां रखे, बस चौथा क्या पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि बोले यहां रखेंगे, तो कॉम्बिनेशन का सेंटर मास आ जाएगा 1 2 3 पर। बोल रहा है अल्फा बताइए। करो साहब, बताओ इसको। ठीक है, 4 मास दिए मैंने तुम्हें, पहले 3 थे, अब एक चौथा और लाके रख दिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? अबे डाटा देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अबे हाँ ना कुछ बोलो, क्योंकि सारी एनर्जी बचाओगे आज। बोले आज कयामत की रात है, सारी पढ़ाई आज होगी है? बोले एग्जाम के पहले वाली रात, बोले आज सारी पढ़ाई आज ही करेंगे, सारा रिवीजन जो बचा कुचा काम है, सारा जोश आज ही आता है। भाई हो गए 10 चैप्टर पढ़ने, तो आज तक क्या कर रहा था? आज तक क्या कर रहा था? अच्छा गिन रहा था। ये समझता है इसको, इसका भाई है भाई, गिन रहा था। वाह, मैं तो रोज एक चैप्टर गिनता था तुम्हें, कभी कभी तो 2 दिन में एक गिना, 2 दिन में एक गिना तुमने, है तो भी गलत गिना। अच्छा, इसी हफ्ते शुरू किया था ना गिनना? अच्छा, अबे तुम पढ़ाई लिखाई शुरू करो, जंग लग जाएगी तुम्हें, है ना? मालूम पड़ा जब गाड़ी को दौड़ाने की बारी आई तो गाड़ी चली नहीं थी। उससे गाड़ी के जंग अड़ जाएंगे, तुझे बड़ा पता है। चलो क्वेश्चन करो, मतलब इसी को प्रभाव दिखते होंगे उसके।
चलो क्वेश्चन करो। तो भाई देखो, इसमें ये बोल रहा है कि पहले तीन का है हमें नहीं पता, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन का सेंटर मास 0 0 0 पर है। मैं मान लेता हूं कि ये R1 पर है, ये R2, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है। मैं ऐसा मान लेता हूं। अगर ऐसा मानता हूं तो ये RCM क्या था, 0 था। ये क्या होगा, ये होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 M3 R3 डिवाइड बाय नेट मास क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो यहां से एक कंडीशन आ गया, ये कंडीशन आ गया R1 वेक्टर प्लस 2 R2 वेक्टर प्लस 3 R3 वेक्टर, इन तीनों का सम कितना होगा, 0 होगा। होगा। अब ये बोल रहा है कि साहब इन चारों के कॉम्बिनेशन का सेंटर मास 1 2 3 पर। दूसरे केस में आ जाओ साहब। दूसरे केस में सेंटर ऑफ मास में बोलूंगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के, बोलो ना 1 2 3, है ना। अब यहां से क्या है, वही वही 4 है, तो अब M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 ये लगाना पड़ेगा, है ना। ये M4 R4, ठीक है। अब ये चौथा वाला 4 है और R4 तुम्हें दिया हुआ है। R4 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हमें R4 दिया हुआ है। डिवाइड बाय नेट मास हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 1 प्लस 4 प्लस ये 10 हो गया, 10 को इस तरफ ले आओ, ये हो गया 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और आप देख रहे हो इन सबका सम तो कितना है, 0 है ना, ये तुमने निकाला ना ऊपर, इन तीनों का सम कितना है, 0। ये हो गया 0 प्लस 4, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये देखो LHS और RHS को कंपेयर कर लो। LHS और RHS को कंपेयर करें तो आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप कैंसिल, 10 बराबर 4 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 5/2, अल्फा इक्वल टू 5/2। ऐसा मतलब अल्फा अगर 5/2 होगा ना, तो ऐसे केस में ऐसा होगा, ठीक है। मतलब 3 मास दे रहा था, बोला सेंटर मास ओरिजिन पर है, चौथा लाके रखते तो यहां आ जाता। तो बताइए अल्फा कितना, फॉर्मूला में इस कंसेप्ट, इस सेंटर मास के पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है जो बार बार लगता है, ठीक है। कभी कभी अपन वो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ मास सेम रहेगा। जब दो आते हैं ना, तो दो में वाली प्रॉपर्टी लगा के काम चला देते हैं। कल किए थे अपन ने क्वेश्चन, अरे 2 वाले क्वेश्चन किए थे ना कल, बना लिए सब। चलो ये सब मैंने अभी डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में तुम्हें बताया। अब पेपर में यहीं तक आ रहा है, डिस्क्रीट तक आ रहा है। अब मैं बात करता हूं साहब कंटिन्यूअस मास सिस्टम की। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम, मिटा दो इसे, पढ़ना दो चुपचाप। पहले 3 4 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, 4 लेक्चर करीब पीछे, ओवरऑल नीचे नीचे आगे नहीं, जो जो स्टैंडर्ड लेक्चर मिलते हैं उनसे जितने लेक्चर चलता है होता। ये देख, इसको ज्यादा पता है भाई को। चलो आओ अब लो सेंटर ऑफ मास बताऊंगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। ये अभी तक बातें करी थी हमने डिस्क्रीट के लिए, अब हम बात करेंगे साहब सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अभी तक मैंने बताया था बटा हुआ सिस्टम, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि सब जगह है ना। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें कहां पर, जहां मास सब जगह है, ठीक है। ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट, इसमें सब जगह मास है, सब जगह मास है। अब मुझे पता लगाना है कि साहब इसका सेंटर ऑफ मास का, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूं साहब। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया मैंने ओ, यहां एक डीएम पोर्शन लेता हूं, तो इस डीएम पोर्शन का यहां से डिस्टेंस हो गया साहब, पोजीशन वेक्टर हो गया आर, है ना। अब मुझे बताओ एक डीएम होगा कि इसमें बहुत सारे डीएम होंगे, क्या सभी डीएम का डिस्टेंस सेम होगा क्या, अरे किसी डीएम का डिस्टेंस R1 होगा, किसी का R2 होगा, किसी का R3 होगा। और याद करो मैंने सेंटर मास का जो फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, मैंने बताया था सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास। ये बताया था सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय नेट मास, याद आ रहा है आपको। अब ये सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास बोले तो देखो यहाँ क्या है, तो ये डीएम 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 मैंने बहुत सारे ले लिए, लेकिन किसी डीएम का डिस्टेंस है R1, किसी डीएम का डिस्टेंस है R2, किसी डीएम का डिस्टेंस है R3, तो ओवरऑल क्या बोलेंगे,
ओवरऑल क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे साहब आरडीएम। अरे आरडीएम बोलोगे भाई, मैं बहुत सारे डीएम लिए, लेकिन मैं सबका सम करना चाहता हूँ, सबके आर और एम का सम करना चाहता हूँ, आर और एम के प्रोडक्ट का। तो सम का मतलब इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता? ये हो जाएगा आरडीएम डिवाइडेड बाय क्या होगा, नेट मास। मतलब कुल मिला के मैं बता दूं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ आपको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इंटीग्रेट करते जाते हैं तो मुझे देख के बताओ, क्या आर का इंटीग्रेशन एम के रेस्पेक्ट में होता है क्या? भाई तुमने तो ये मोमेंट ऑफ मास लिख दिया है ना, आरडीएम का मतलब मोमेंट ऑफ मास, लेकिन क्या आर का इंटीग्रेशन एम के रेस्पेक्ट में होता है क्या? नहीं होता। आर का तो आर से होगा, तो एम का एम से होगा। ये थोड़ी कि कोई भी किसी का भी किसी भी रेस्पेक्ट में कर दोगे, क्या कर सकते हो क्या? तो यहाँ बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए एक प्रॉपर्टी काम आती है, मास डेंसिटी, है ना। ये मास डेंसिटी के बारे में आपको बता दूं मैं, 3 तरह का मास डेंसिटी होता है सब। ठीक है, यहाँ मास डेंसिटी के बारे में आपको बताएं, एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। एक होता है साहब यहां पर एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी। एक मिलता है साहब वॉल्यूम मास डेंसिटी, एक मिलता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। आपको बता दूं, लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा से, इसको सिग्मा से और इसको किससे, रो से। ठीक है, देखो काम की बात, कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट होगा ना, लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब वायर हो गया, है ना, रॉड हो गया, तो उसके लिए काम आता है लीनियर मास डेंसिटी। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2D में है ना, मास 2D में से प्लेट हो गया, है ना, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, डिस्क हो गया, है ना, तो उन केस में क्या काम आएगा साहब, एरियल मास डेंसिटी। और मास अगर आपको 3D में मिल रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे गोला, सॉलिड स्फीयर, है ना, मैं आपको बेलन दे दूं साहब, क्यूब दे दूं, है ना, तो ऐसे केस में क्या काम आने वाला है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये बड़ा सिंपल है कि मास डेंसिटी लीनियर बोले ना, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं डीएम बाई डीएल या डीएम बाई डीएक्स डी वाई डी जेड जो भी है ना, ये सिग्मा, ये होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया मैथमेटिकली बोलते हैं डीएम अपॉन डी ए। ठीक है, ऐसे रो, रो होता है साहब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मिलेगा साहब डीएम अपॉन डीवी। ठीक है, ये भैया लैम्डा लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, सिग्मा किसके लिए साहब, जिसमें मास में 2D में हो, और रो किसके लिए साहब, रो 3D मास का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में। ठीक है, चलो मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं, आप पहचान के बताओ कौन सा मास डेंसिटी लोगे। मैं आपसे बोलता हूं वायर, तार देता हूं साहब, लैम्डा लोगे, सिग्मा लोगे कि रो, लैम्डा लोगे, है ना। मैं अगर आपसे बोलता हूं रिंग है, रिंग, रिंग, रिंग में क्या लोगे, लैम्डा सिग्मा की रो, हाँ लैम्डा ही लेंगे, क्योंकि ये क्या था, एक वायर को बेंड करके तो तुमने ये बनाया रिंग, वायर को बेंड करके रिंग बना रहे हो, यानी मास कहाँ था, एक लाइन में था, उसको तुमने ऐसे कर दिया, तो ऐसे नहीं, सिग्मा ले लो। बच्चे शेप देख के भावुक हो जाते हैं, बोले 2D शेप, मैंने कहा ना मास 2D में हो तो सिग्मा, है ना, मास तो एक लाइन में है साहब, वो तो रिंग बना दिया आपने। ठीक है, अच्छा अब मैं बोलता हूँ साहब एक फ्रेम है, फ्रेम, फ्रेम, फ्रेम समझते हो ना सब, वो जिसमें तस्वीर लगती है ना, किसी की भी लगा सकते हो बदल बदल के। अरे फ्रेम अंदर से खाली होता है, अबे इसी तार को बेंड करके तो फ्रेम बनते हैं। इसके लिए क्या लोगे, लैम्डा सिग्मा की रो, यहाँ भी लैम्डा लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे, लैम्डा। अच्छा डिस्क दे दूं मैं, डिस्क दे दूं, सिग्मा, प्लेट दे दूं, गोला दिया जाए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, क्यूब दिया जाए सॉलिड सिलेंडर, हाँ समझ लो, पहचान लोगे ना लैम्डा सिग्मा की रो। ठीक है, अब काम की बात देख लो, इनके तीनों के बारे में बता दूं, ये किस पे डिपेंड करते हैं। ये मास डेंसिटी एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा है, और दूसरा शेप क्या है। मेरी बात ढंग से सुन लेना, बाद में नोट करना, एक तो मटेरियल के नेचर पर और दूसरा किस पर, शेप पर। मैं आपसे बोलता हूं कि साहब मैंने कॉपर का रॉड दिया, कॉपर का गोला दिया, है ना, और कॉपर का मैंने तुम्हें यहाँ पर प्लेट दिया, तीनों कॉपर कॉपर कॉपर, मटेरियल सेम, लेकिन एक हो गया, एक रॉड हो गया, एक प्लेट हो गया और एक स्फीयर हो गया, तो एक के लिए लैम्डा हो गया, एक के लिए सिग्मा हो गया और एक के लिए क्या हो गया, रो। तो बताओ ये शेप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं बोलता हूं कि चलो रॉड दूंगा मैं तो आपको, मैं तो रॉड ही दूंगा, एक कॉपर की रॉड दूंगा, एक एल्यूमिनियम की रॉड दूंगा, है ना। बताओ साहब दोनों रॉड्स, एक कॉपर एक एल्यूमिनियम, क्या बोलते हो, दोनों के लिए लैम्डा होगा? अरे दोनों के लिए लैम्डा होगा, लेकिन क्या लैम्डा दोनों का सेम होगा? हाँ दोनों का लैम्डा अलग अलग होगा। तो भैया ये शेप पे भी डिपेंड करता है और साथ में मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ये मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है।
अच्छा किस पे नहीं करता है? ये भैया ये शेप पे करता है, साइज पे नहीं करता है ना। साइज पे नहीं करता मतलब मैं तुम्हें गोला दूं या गोली दूं, समझ रहे हो? एक बार लेकिन और शेप भी दोनों का गोला गोला, तो दोनों के लिए मास डेंसिटी रो बोलोगे, और रो दोनों के लिए क्या बोलोगे? सेम बोलोगे। मतलब ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता, बड़े छोटे पे डिपेंड नहीं करता। गोला बोले या गोली बोले, बड़ा बेलन बोले या छोटा छोटा बेलन बोले, समझ रहे? ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपसे बोलता हूँ ये रॉड था, दो टुकड़े कर दिए मैंने, अब एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा, दोनों है तो रॉड्स, दोनों का मटेरियल भी सेम है, तो लैम्डा क्या होगा? मास डेंसिटी दोनों का लैम्डा होगा, लैम्डा क्या होगा? सेम, है ना। मैं बता दूं मास डेंसिटी मटेरियल के नेचर पर और सिर्फ शेप पे डिपेंड करेगा, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। इवन एक प्रॉपर्टी और आती है कि काट दिया जाए, कुछ हिस्सा काट दिया जाए, है ना, कुछ कुछ पार्ट डिस्क में से डिस्क निकाल लो साहब। अब डिस्क में से डिस्क निकाल लो तो पूरी जो डिस्क थी उसका मास डेंसिटी, जो जो तुमने रिमूव किया उसका मास डेंसिटी, और जो बच गया उसका मास डेंसिटी, तीनों का मास डेंसिटी क्या होगा? सेम। मतलब डिस्क में से डिस्क निकाली जाए तो निकाली वाली डिस्क की मास डेंसिटी, जो बच गया उसका मास डेंसिटी, और जो पहले पूरा था उसका मास डेंसिटी, ये क्या होगा? सेम होगा। ये डिपेंड नहीं करता, ये शेप पे डिपेंड डिपेंड करता है, ठीक है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये बना लो और नोट डाल लो, तीनों लिख लो, तीनों मास डेंसिटी लिख लो और नोट डाल लो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुमसे पूछना भूल गया आज, मेरी बातें सुन रहे हो? एक बच्चा तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, ये क्वेश्चन मुझसे होता नहीं था, अब होगा। झूठ बोल रहा है ये? तू यहाँ बैठ के बता, तू झूठ बोल रहा है क्या? तुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो तेरे से गधे को समझा सकता हूँ, तो फिर ये तो बहुत होशियार है तेरे से, ये तो समझेंगे समझेंगे ना, हद हो गई यार। बीच में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, देख नहीं रहा? तारीफ तो और भी आती है, वो तो मैं एक एक तारीफ पढ़ी मैंने, नहीं नहीं मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता, बना लिए। नोट डालो नोट डालो बस, अरे ठीक है, लिखो नोट डालो, बना लिए सबने? तीनों मास डेंसिटी लिख ली, तो नोट डालो भाई, स्टेटमेंट लिख लो। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, mass density depends on nature of material, depends on nature of material, nature of material and nature of material and shape of object, shape of object, shape of object. It is independent from, it is independent from, it is independent from size of object, size of object, size of object। मतलब समझ रहे हो ना, गोला हो या गोली हो, मास डेंसिटी क्या रहेगा? सेम, अगर मटेरियल सेम हो, है ना, मटेरियल सेम हो तो ये साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा। अच्छा कुछ पार्ट रिमूव कर दें तो रिमूवल पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स और कंप्लीट बॉडी, तीनों का मास डेंसिटी क्या होगा? लिख लो एक पॉइंट और, देखो व्हेन सम पार्ट इज रिमूव्ड, व्हेन सम पार्ट इज रिमूव्ड, some part is removed, then mass density of removal parts, mass density of removal parts, remaining parts, remaining parts, remaining parts, and complete object, and complete object, and complete object is same, and complete object is same। समझ रहे हो भाई? ठीक है, तो मतलब सिंपल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई सर, बहुत आसान प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते समय इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन से पहले थोड़ी सी तुम्हें सलाह देता हूं। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अगर शेप सिमेट्रिक हो और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो ना, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, फिर सेंटर मास कहां मिलेगा?
सेंटर मास मिलेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, जैसे गोला है ना, शेप सिमेट्रिक है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बराबर बराबर भरा हुआ है, तो सेंटर मास एग्जैक्ट मिलेगा गोले के सेंटर। मैं बेलन दे दूं आपको, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, शेप सिमेट्रिक है, सेंटर मास कहां मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब इनके लिए इंट्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंट्रीगेट किन के लिए करना पड़ेगा, या तो शेप ही इनसिमेट्रिक हो, या सिमेट्रिक शेप होने के बावजूद मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें भी कुछ आंसर मैं तुम्हें सीधे रटवा दूंगा, है ना, इंटीग्रेशन से तुम्हें बचा दूंगा। डायरेक्ट वो आंसर याद कर लोगे ना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर बोल दोगे। ठीक है, नोट डालो, सीधे पॉइंट लिखो, इसमें लिखो, सीधे पॉइंट लिखो, नोट डाल के लिखो, इफ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, if shape of object is symmetric, shape of object is symmetric and mass distribution uniform, and mass distribution uniform, mass distribution uniform, then center of mass present, then center of mass present, center of mass present at center of mass present at geometrical center, at geometrical center, at geometrical center of object, at geometrical center of object। देखो साहब, शेप सिमेट्रिक, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ये देखो सॉलिड स्फीयर इसका यहां मिलेगा, हॉलो स्फीयर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर में मिलेगा, है ना। मैं आपको बोलता हूं साहब, सॉलिड सिलेंडर है, ये बेलन है साहब, सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर बोले तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मैंने पहले ही बताया तुम्हें, ये यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं आपको देता हूं और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलेगा। और ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या मिलेगा, ये होगा सब। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहां से डिस्टेंस इसकी आर होगी और बॉटम से हाइट कितनी होगी, h/2 होगी। अगर इस बेलन की हाइट h है तो ये कितनी होगी, ये h/2 होगी। मेरी बात पकड़ में आ रही है सब? ठीक है, मतलब एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। ये सॉलिड सिलेंडर के लिए, ऐसे हॉलो के लिए भी यही होगा, है ना। ऐसे डिस्क बोल दूं मैं रिंग बोल दूं साहब, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो भैया ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आंसर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी सब? जो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही आंसर आपको मिलेगा, डिस्क के लिए भी और रिंग के लिए भी। ये डिस्क हो गया, रिंग हो गया, जो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर वहीं पे आंसर। लेकिन अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें नॉन यूनिफॉर्म होता या फिर शेप सिमेट्रिक नहीं होता, जैसे पूरा गोले की जगह आधा गोला दे दूंगा, आधा गोला आपको दिया जाए तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे केस में फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के आंसर में सीधे आपको याद करवा देता हूं, है ना। ये बना लो, फिर उसका अगला पॉइंट लिख लो। ऐसे ऑब्जेक्ट के आंसर हम सीधे याद कर लेंगे। ये तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है साहब, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में, है ना, एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर। इनमें इंटीग्रेट नहीं करना, कंटिन्यूअस मास का डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सीधे आंसर याद है हमें। ठीक है, अब नहीं है, मजबूरी फंसेगी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उसमें भी कुछ आंसर हम याद कर लेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो भाई, बना ली सबने? जल्दी जल्दी बनाओ, ऐसे क्या बना रहे हो यार? बन गया? लिखो लिखो फिर अगला पॉइंट, नोट में अगला पॉइंट तू मत लिख, बाकी लिखो। एक मिनट, 30 सेकंड वाला आ गया, लो बोली लग रही है। क्या केले केले वाला हो गया? फल फ्रूट खाता है मतलब है? अच्छा, अभी टेक्निकल एरर आ जाएगी। चलो लिखो, अगला पॉइंट बन गया सबका? लिख लें, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, और शेप
और शेप इनसिमेट्रिक, और शेप इनसिमेट्रिक, शेप इनसिमेट्रिक, then center of mass, then center of mass present, then center of mass calculate from integration, center of mass calculate from integration, center of mass calculate from integration, इंटीग्रेट करके निकालते हैं भाई। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, ये लो डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं मैं। देखो पूरा गोला था तो आंसर हमें पता है, लेकिन मैं पूरा गोला नहीं, मैं आधा गोला दे रहा हूं। बताओ साहब, आधा गोला, वो भी यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, ये भरा हुआ है साहब, है ना। रेडियस दे दी मैंने आपको आर, ये रेडियस हमने दे दिया आर। अब अगर सेंटर ऑफ मास बोले तो वो सेंटर ऑफ मास कहां मिलने वाला है? ये सेंटर ऑफ मास का हाइट आता है 3r/8। भी देख रहे हो शेप इनसिमेट्रिक हो गया साहब, ये आंसर आएगा 3r/8। आर है रेडियस, ये आधे गोले के लिए। अच्छा, मैं आपको आधा गोला दे रहा हूं, लेकिन मैं हॉलो दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं हाफ हॉलो स्फीयर। ये तो मैंने सॉलिड दिया था, अब मैं हॉलो देता हूं। तो हॉलो में तो मास सरफेस सरफेस भी होता है साहब, तो यहां पर बराबर आएगा, यहां पर r/2 आ जाएगा। इस केस में आंसर जो आता है वो r/2। ये सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको r/2 हाइट, ये हाइट का वैल्यू मिलेगा आपको r/2। ये डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, है ना। मैं बोलता हूं साहब हाफ डिस्क है, आधी डिस्क है, हाफ डिस्क, डिस्क समझते हो ना सर, पूरी डिस्क होती तो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता, मैं बोल रहा हूं आधी डिस्क। तो आधी डिस्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास आता है, ये आता है साहब कितना, अगर इसकी रेडियस में बोलता हूं आर, ये सेंटर ऑफ मास यहां पर, ये हाइट जो आती है, ये h बराबर आता है साहब यहां पर 3r/4 पाई, ये 3r/4 पाई। अच्छा, हाफ रिंग दे दूं मैं आपको, आधी रिंग दे दूं, आधी रिंग, है ना, पूरी रिंग ना देखिए, आधी रिंग, ये लो सा, ये ऐसा, है ना, ये इसका सेंटर, ये रेडियस आर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास, तो ये जो हाइट आएगी ये आता है साहब यहां से r/ कितना 2 पाई, ये r/2 पाई आ जाता है। ये डायरेक्ट आंसर है भाई, इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता है, तब आंसर आता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ऐसे ही कौन साहब, कौन जानते हो ना, अरे कौन को जानते हो, है ना, अब ऐसा मत बोलना कौन, ये कौन, नहीं नहीं कौन बोल रहा हूं मैं, कौन, हाँ मैं कौन बोल रहा हूँ, ये देखो, अब ये कौन, ये एक सॉलिड और एक होलो। सॉफ्टी खाई होगी तुमने, सॉफ्टी नहीं खाई कभी? गरीब लोग, इतने गरीब, अच्छा, कि बोले हम कौन नहीं जानते। अच्छा, मंगवा के बताओ कैसा होता है बेटा, बाहर अभी छुट्टी होगी ना, दुकान वाले से पूछ लेना, दिखा देगा दूर से तुझे कौन ऐसा होता है। मतलब कोई नहीं मिला सुबह से तुम्हें, है? ये सॉलिड कौन, सॉलिड कौन नहीं, ये सुनेगा मजा ना। ये सॉलिड कौन, अगर सॉलिड कौन बोले तो ये आता है साहब h/4, ये h/4, और होलो कौन बोले ना तो h/3 आता है। ये सोफ्टी वाला जो कौन होता है ना, खाली कौन आता है, ठीक है। अब इतने गरीब भी नहीं हो कि तुम घर से बाहर ना निकले हो, है ना, घर से बाहर तो निकले होगे दुनिया में, अब निकले होगे तो ये ऐसे खाली कौन पड़े होते हैं साहब, सोफ्टी वाले, अंदर वो आइसक्रीम भरते हैं, है ना। ये साहब इसके लिए सेंटर ऑफ मास होता है साहब h/3, ये h/3 पे आएगा, h/3। ये डायरेक्ट याद रखने वाले आंसर लिख दिए मैंने, डायरेक्ट याद रखने वाले आंसर लिख दिए। सॉलिड कौन h/4, हॉलो कौन बोले तो h/3, है ना। और ऐसे हाफ रिंग के लिए, आधी डिस्क के लिए, आधे गोले के लिए, सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया। इस सॉलिड, इस वाले का, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहीं भी हो, वहां सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास मैंने कहा ना, सिमेट्रिकल शेप जो होता है ना, उसी में ज्योमेट्रिकल सेंटर में फिट बैठता है। अब इसका सेंटर कहां ढूंढेगा तू, ये तो शेप ही इनसिमेट्रिक हो गया, इनसिमेट्रिक शेप हो गया। ज्योमेट्रिकल सेंटर तो बोलेंगे सिमेट्रिक के लिए, इनसिमेट्रिक का कैसे डिफाइन करेगा, इनसिमेट्रिक शेप में तू कैसे डिफाइन करेगा?
मैं तेरे को ये आधा गोला देता हूँ, है ना, 1/4 देता हूँ, 3/4 देता हूँ। अब तू उसका कोई एक सिमेट्री पॉइंट ढूंढ, मिलेगा नहीं तेरे को कभी ऐसा सिमेट्री पॉइंट जहां से बैठ के देखें तो सब जगह एक जैसा दिखे, उसको सिमेट्री बोलते हैं ना। तो एक जगह बैठ जाऊं और देखूं सब तरफ मुझे एक जैसा लगे, वो एक जैसा लगता नहीं है, नहीं लगता, इसलिए तो सेंटर पे काम नहीं होता। समझो ना, अपने यहाँ तो क्या है, हिंदुस्तान में क्या वैसे भी लोकतंत्र है, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है 40%, 38%, 42% वोट पे, है ना, बाकी 52% वो सब दूसरे होते हैं ना, अपोज वाले। तो वो बेचारा सेंटर में होके भी सेंटर में नहीं होता। मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है ना कुछ अपोज होता ही रहता है। ठीक है, ये लोकतंत्र बोलते हैं इसी को, है ना। वो चाइना में क्या होता है, वो एक ही चलता है, बोले जो बोल दिया वही होगा, बोले तुमने एक बच्चा करना है तो एक ही करोगे। अब आजकल वहां पे 2-2 करवा रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं 3 करोगे तो बोनस देंगे। तुम चल जाओ भैया, यहाँ क्या कर रहा है तू, कुछ तो करेगा वहां जाके। अच्छा ये भाई किसी दिन बहुत बुरी बेइज्जती करवाएगा, तब चुप होएगा ये तब चुप होएगा। मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन बेइज्जती ना हो जाए। मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। चलो बस ठीक है, आ जाओ। चलो ज्यादा ज्यादा हंसी मजाक भी ज्यादा नहीं, आओ। तो ये याद रखने वाले आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैंने बताया ना, जैसे रॉड देता हूं तो रॉड में एक्जैक्टली L/2 पे होता है अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो, और नहीं है नॉन यूनिफॉर्म तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। चलो रॉड का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बता दूं, अपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी नहीं आया, AIPMT में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही कभी नहीं आया, है ना। एम्स में भी आया है तो रॉड वाला आया। एम्स छोड़ो, मैं जेई मेंस बता दूं आपको, जेई मेंस तक में वो रॉड रॉड का पूछा है इंटीग्रेशन का, कोई और पूछा ही नहीं इंटीग्रेशन का, है ना। और अगर आता भी है ना अपने, तो ये रॉड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो आते हैं ना वो डायरेक्ट आंसर मैंने लिखवा दिए, बाकी जो पूछे गए आज तक इनमें से ही पूछे गए, है ना। एक बार ये आधे गोले का पूछा गया, एक बार ये कौन का आ चुका है ना। ये जितने बनते मैंने सारे आंसर आपको लिखवा दिए। ठीक है, चलो आ जाओ सब, एक इंटीग्रेशन कर ही लेते, एक हाथ साफ कर ही लो। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो, रॉड मास m लेंथ l, रॉड मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, mass m length l and linear mass density, linear mass density change with respect to distance, change with respect to distance, with respect to distance as relation lambda equal to m upon l square l minus x, m upon l square into l minus x, where x distance from given end, where x distance from given end, x distance from given end, find out distance of center of mass, distance of center of mass, distance of center of mass from given end, जिस एंड से डिस्टेंस बोल रहा है ना वहीं से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताओ साहब, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आओ। इसको देख के बताओ, x बढ़ने पर लैम्डा क्या हो रहा है, x बढ़ने पर लैम्डा क्या हो रहा है। अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो लैम्डा बढ़ेगा घटेगा, लैम्डा कम होता जाएगा। अरे x बढ़ने पे लैम्डा कम हो रहा है, मतलब इधर जाने पे मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, मास घट रहा है। आगे जाने पे मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मुझे बताओ, अगर मास कम हो रहा है तो सेंटर मास एग्जैक्टली L/2 पे मिलेगा। सेंटर मास कहां मिलेगा, L/2 पर या उससे पहले। हाँ, मतलब अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना, x लेस देन L/2 आएगा। मानते हो साहब, x का वैल्यू, अगर ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो L/2 पे आ रहा होता। अभी ये पता लग गया कि L/2 पे नहीं आएगा, L/2 से पहले आ जाएगा। ठीक है, अब 4 ऑप्शन देखो, ये ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बोल रहा हूँ। 4 ऑप्शन देखो, अगर एक ही ऑप्शन L/2 से कम है तो वही आंसर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। और तुम्हें पता है कि अगर पेपर में बनाऊंगा तो चारों ऑप्शन L/2 से कम रखूंगा, और अगर L/2 से कम रखूंगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं अपन।
ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या, जहां से डिस्टेंस बोले उसको ओरिजिन मानो, ये 0 0, अरे मान ले ओरिजिन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास बोलता हूं तो सेंटर ऑफ मास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है आपको, आपको यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या बोलोगे, एक्स डीएम अपॉन डीएम, एक्स डीएम अपॉन नेट मास, अरे ऐसे तो बोलोगे ना भाई, है ना। अब डीएम का वैल्यू कैसे निकालें, डीएम का वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी तरीका बताया था, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा बराबर क्या बोलोगे, डीएम बाई डीएक्स, तो डीएम बराबर क्या बोलोगे, डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स बोलोगे कि नहीं, है ना। ये लैम्डा डीएक्स इसमें रख दो, रख के सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा एक्स लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय नेट मास, वो लैम्डा उठा के यहां रखो साहब, ये लैम्डा उठा के यहां रखो, ये एम अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय नेट मास, वो एम से एम कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन एल स्क्वायर बाहर आ गया, है ना। अब लिमिट पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो, है ना। ये लो साहब, लिमिट क्या लोगे, लिमिट लोगे 0 से लेके एल, अब इंटीग्रेट कर दो साहब, दुनिया का सबसे आसान इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन एल स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ रहे भाई, है ना। ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0 से एल, अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, और डेफिनेटली आंसर एल बाई 2 से कम ही आएगा, करो सॉल्व करो इसे, करो सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे ना, लिमिट पुट करके एल बाई 6 आएगा, ये आंसर आएगा एल बाई 6, एक्स कोऑर्डिनेट एल बाई 6, ठीक है। वही इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, अब लिमिट रखनी है तुम्हें, ठीक है। मैं आपको ये सैंपल दे रहा हूँ, जो ये रॉड है, तो एक ही सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ा, एक्ससीएम वाईसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, एक कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, सोचो ये रॉड ना होके, अरे तुम सोचते भी रहो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगर ये रॉड ना होके डिस्क होती, प्लेट होती, तो एक कोऑर्डिनेट होता कि दो होते, तो दो कोऑर्डिनेट मतलब एक बार इंटीग्रेशन की दो बार, और अगर गोला होता, क्यूब होता, तो 3 होते, 3 बार करना पड़ता, अभी इंटीग्रेशन 3 बार करना पड़ता, एक बार करने में दिक्कत होती है, तुम 2 बार करोगे, है ना, घर बैठ के ना करो तुम एक, हाँ, तो इसीलिए वो डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे मैंने, वो 2D और 3D वाले, वो 2D और 3D वाले डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे, वो याद कर लेना। वैसे अपने कभी आया नहीं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, आता भी है तो रॉड का ही आएगा, क्योंकि जेई मेंस तक में रॉड आया है, तो वहां भी कभी नहीं पूछा ये मतलब ये पहले क्या आईआईटी का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था बहुत पहले हमारे जमाने में, है ना। ये 1995 की बात कर रहा हूँ, 95 में मैंने 12th क्लास दिया था, उस समय आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, मतलब दोनों होते थे, प्री और मेंस, प्री ऑब्जेक्टिव होता था और मेन सब्जेक्टिव होता था, वो मेन सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन आया करते थे पूरी फिजिक्स की, 5 नंबर के 10 क्वेश्चन, उनमें ऐसे डेरिवेशन आते थे, वो मुझे याद है हमारे टाइम, वो क्या नाम है, वो क्या, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो जो प्री हुआ था ना, उसमें तो कोन के ऊपर गोला आया, कोन के ऊपर गोला ऑब्जेक्टिव में, और मेंस जो हुआ था ना, उसमें सेंटर मास कैलकुलेट करवाया था आधे गोले, वो 3r/8, है ना, पूरा रटा हुआ था मेरे को, वहां जाके भूल गया था, उस समय कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिस हो गया, वो प्रूफ ही नहीं हो रहा वहां पर, एग्जाम में बैठ के तो हाथ पांव ऐसे हिलते रहते, मतलब फिजिक्स का पेपर इतना खतरनाक आता था उस जमाने में कि 10 में से 2 क्वेश्चन जिसके सही होते थे ना, वो अरे वो सेलेक्ट हो जाता था, है ना। मेरे 2.5 सही हो गए थे, 1600 रैंक थी आईआईटी में, मतलब उस समय 1200 सीटें हुआ करती थी, सीटें 1200 होती थी, अबे 400 वेटिंग थी उस तो मतलब अब तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव कर दिया पूरा का पूरा, पहले उस समय समझते थे साइंटिस्ट लोग आएंगे, नई रिसर्च करने वाले, नई सोच वाले, पेपर ही ऐसा बनाते थे कि 10 में से 2 क्वेश्चन भी हो जाए तो फिजिक्स में हो गया काम, मतलब कट ऑफ ही आईआईटी की उस जमाने में बताऊं कितनी आती थी, 100 नंबर में से 28, 28 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, 100 नंबर में से, मेंस में 100 नंबर, उसमें से 28 नंबर, है ना। अबे सब्जेक्टिव होता था, मेंस सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव, और उसमें भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं। चलो एक और करो इसमें, ये आ गया सबका, आ जाओ इसमें, ऑनलाइन ऐसी बातें मत करो यार। एक क्वेश्चन और जेई मेंस का आया हुआ, AIEEE का आया हुआ एक क्वेश्चन और है साहब,
इसमें रॉड का मास डेंसिटी दिया था लैम्डा बराबर के एक्स अपॉन एल की पावर एन। ये मास डेंसिटी दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एन कोई पॉजिटिव नंबर है ना, ये मास डेंसिटी दिया हुआ रॉड का। क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो, और एन के बीच का ग्राफ कैसा होगा। एक्स कोऑर्डिनेट और एन के बीच का ग्राफ, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 4 ऑप्शन, एन और एक्ससीएम के बीच का ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा, ये साहब L/2। दूसरा ऑप्शन एक्ससीएम और एन के बीच में, ये एन और एक्ससीएम, ये आपको मिलेगा साहब यहां से L/2 से शुरू होगा और साहब कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसे दिया था कि साहब L से शुरू होगा और L/2 तक जाएगा, ये एक्ससीएम L से स्टार्ट होगा और L/2 तक जाएगा, ये साहब ऐसा। और चौथा ऑप्शन L/2 से शुरू होगा और L तक जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, एक्ससीएम और एन के बीच का ग्राफ कैसा हो, एक्ससीएम और एन के बीच का ग्राफ। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और एन। ठीक है, अब प्रॉपर तरीका तो यह है साहब, प्रॉपर तरीका तो ये इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके क्या करो, एक्ससीएम और एन का रिलेशन बनाओ और फिर रिलेशन को देख करके ग्राफ पहचानो, है ना। 15 अगस्त 26 जनवरी वाला तरीका, इनाम मिलेगा तुम्हें, शाल उड़ा के सम्मानित किया जाएगा, है ना। और दूसरा साहब ऑब्जेक्टिव तरीका, बोलो किससे करें, शाल उड़ाने वाले तरीके से कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके से। जुगाड़ पे आ जाए, आ जाओ साहब, जुगाड़ पे आ जाओ, नहीं चाहिए हमें इनाम, आंसर से मतलब। इसमें देखो एन का वैल्यू पॉजिटिव बोल रहा है, सबसे पहले मैं एन की शुरुआत करता हूं 0 से, रखो एन 0। अगर मैं एन 0 रखता हूं तो ये कुछ की पावर 0 1 होता है ना, तो लैम्डा कांस्टेंट आया कि नहीं। अगर लैम्डा कांस्टेंट होगा, मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो सेंटर मास एग्जैक्टली कहां होगा, L/2। सेंटर मास कहां होगा, L/2। मतलब ग्राफ कहां से शुरू होना चाहिए, L/2 से। L/2 से शुरू होना चाहिए, तो क्या हमेशा L/2 रहेगा क्या, क्या हम ये तो बोल रहा है कि जिंदगी भर L/2 रहेगा। आप सोच के देखो, अगर मैं एन को बढ़ाऊंगा तो लैम्डा बढ़ेगा कि नहीं। अरे एन को बढ़ाऊंगा तो लैम्डा बढ़ेगा कि नहीं, लैम्डा बढ़ेगा तो सेंटर मास कहां होगा, सेंटर L/2 पे होगा क्या। वे सोच के देखो, एक रॉड का मास आगे जाने पे बढ़ता जा रहा है, आगे जाने पे रॉड का मास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो सेंटर मास कहां होगा, L/2 पे होगा। उससे पहले होगा कि उसके बाद होगा, बाद होगा, मतलब आंसर L/2 से आगे जाएगा ना। ये तो जिंदगी भर L/2 रख रहा है, ये सही है गलत है, ये पहला वाला गलत है। अच्छा, अब आंसर कहां से कहां जाने वाला है, L/2 से इनफाइनाइट, L/2 से कम होगा या L/2 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, भाई एल से शुरू करवा रहा है, जबकि शुरुआत कहां से होने वाली है, L/2। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, 4 हो गया। मैं आपको बता दूं भाई, यहां पर सिंपल मैथमेटिकली बता दूं, ये ऑप्शन से ही कर दिया हमने। ये भैया एन का वैल्यू जब 0 होगा ना, उस समय लैम्डा कांस्टेंट होगा, और जिस समय लैम्डा कांस्टेंट होगा उस समय एक्ससीएम L/2 होगा, उस समय एक्ससीएम का वैल्यू L/2 होगा, समझ रहे हैं भाई। अब अगर मैं बोलता हूं कि एन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो लैम्डा बढ़ेगा, बढ़ेगा लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्ससीएम क्या होगा, मोर देन L/2 पे मिलेगा, ये मोर देन L/2 पे मिलेगा भैया, ये L/2 से आगे जाएगा। अब आगे वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तो L/2 से शुरू करो और कहां तक ले जाओ, सब L तक ले जाओ, ये जाता जाएगा, अंत में कहां होगा, ये L पे पहुंच जाएगा। क्या इससे बाहर निकल पाएगा क्या, अबे इसका है तो इसके अंदर ही रहेगा ना। यहां से शुरुआत हुई, तुमने एन बढ़ाया बढ़ाया, शिफ्ट हुआ शिफ्ट हुआ शिफ्ट हुआ, लास्ट में आ जाए, तो ये ग्राफ बनेगा L/2 से L। समझ पा रहे हो, और मेरी भावनाएं समझ में आ रही हैं। तो ये आज तक ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, ये अपने एम्स में आया था और वो AI-EEE में आया था, है ना, कर लोगे, अरे हो जाएगा, है ना। चलो अब दूसरे केस के और केस देते हैं। अच्छा, डिस्कशन, लाओ मॉड्यूल डिस्कस करें, नहीं नहीं करेंगे, फटाफट निकालो, निकाल भाई निकाल, मॉड्यूल निकाल, जल्दी निकाल मॉड्यूल। हाँ भाई, वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज फर्स्ट जल्दी निकालो, 5 मिनट है, 5 मिनट जल्दी निकालो। निकालो जल्दी निकालो। हाँ भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट, वर्क पावर एनर्जी का एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 20।
ऑनलाइन वालों तुम भी यहाँ टाइप कर दो, कुछ पूछना है तो। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 20, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, एक्सरसाइज 1 to 20 में लिखो अभी। 1 to 20 कोई डाउट? 21 to 30, 21 to 30, 21 to 30, 31 to 40, 31 to 40, 41 to 50, 41 to 50। कोई डाउट नहीं, फिर क्यों समय खराब करवा रहे थे? 41 to 50 कौन सा? 30 सो रहा था क्या उस समय? कौन सा क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30। आओ साहब, ये बोल रहा है दो बॉडी है, मास इतना इतना है, वाह। रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल। शाबाश, ये तेरे जरूर क्वेश्चन नींद में किया है ना? तू टारगेट लेके बैठा होगा कि आज तो कुछ करके दिखाऊंगा, और नींद आ रही होगी तेरे को, है ना? और जब तेरी नींद खुली होगी तो तेरे सामने बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तूने गोला लगा लिया होगा। ये बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहां से देखो P इज प्रोपोर्शनल टू रूट m हो गया। रेशियो पूछ रहा है तुमसे, P1 अपॉन P2 बराबर रूट M1 अपॉन M2 होगा। बोलो M1 कितना दिया हुआ है? ये M1 1 और 4 दिया हुआ है, ये लो 1 और 4, रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इसको, तुम स्टार लगा ले। रिवीजन करते समय देखना जरूरी है ना, देखना ये ऐसा डाउट मेरा पहले आया था। 43, क्वेश्चन नंबर 43। अरे चेन, तू भी अंग्रेज आदमी है। चेन खींचने में वर्क डन मैंने बताया था mgl अपॉन 2n², बताया था। अब ये बोला कितना पार्ट लटका हुआ है? ये 2/3 लटका हुआ है साहब। लाइंग ऑन स्मूथ टेबल पर 2/3, अगर 2/3 हैंगिंग है भाई। ये लटका हुआ पार्ट तुम्हें जो बोल रहा है, ये 2/3 बोल रहा है। बताओ साहब, ये पूरी लेंथ का 2/3 है, ये 2/3, ये L/n होता था। n कितना आया? क्वेश्चन खत्म हो गया। n का वैल्यू 3/2 रख, सॉल्व कर। तू, मैं गारंटी ले रहा हूं, तूने जिस दिन ये सॉल्व किया है ना, उस दिन तू रात को सॉल्व किया था, है ना? नींद आ रही होती है, लेकिन अपन मन में विचार आता है कि नहीं कुछ करके दिखाना है, आज तो करके ही सोऊंगा, है ना? ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहा था। 51, बाकी लोगों ने किया कि नहीं किया? हाँ भाई, किया तूने? क्या कर रहा है मोबाइल में? मोबाइल में कुछ और? अच्छा, 51। ये बेचारे ऑनलाइन वाले भी सोचते होंगे यार ये क्या क्या चलता रहता है क्लास। 2 ग्राम की बॉल है, इसको रिलीज किया 20 सेंटीमीटर से। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कितना काम करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क डन होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। मैंने बताया ना। फाइनली ये बॉल कहां आ जाएगी? बॉटम पर। फाइनली जब बॉटम पे आ जाएगी तो फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0। और इनिशियल क्या था? mgh। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? mgh। mgh सॉल्व कर ले इसको, इतना काम करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इतना काम करता है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है। 66। एक 59 और से पूछा था ऑनलाइन वालों ने, किसी ने 59 पूछा था। ये 59, आवाज तू भी उसी का भाई है? हाँ, अच्छा, ऑनलाइन वाला तू ही है। 59, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री पे फेंका, लौट के वापस ग्राउंड पे आया, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताओ साहब। मुझे बताओ, रास्ते में कोई लॉस होगा क्या? तो जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस आएगा। वह प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये सबको पता है, लेकिन जाते समय और आते समय स्पीड सेम होगी कि नहीं? मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर है क्या? तो डायरेक्शन देखने की जरूरत है क्या? मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों जिसने पूछा था, है ना? 66, क्वेश्चन नंबर 66। 66 ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट पावर। ये तो क्लास में कराया था। ये वेलोसिटी और डिस्टेंस कल ही करवाया था क्वेश्चन।
हो जाएगा। हम एक्सरसाइज 1 में कोई और 68 क्वेश्चन नंबर 68 बॉडी ऑफ मास दिस मूविंग इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 to 40। ये राइजिंग 1 to 40 का मतलब होता है साइन थीटा दिया हुआ है सर, ये साइन थीटा, ठीक है, ये आपको 1 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1/4 है ना। बाकी तो क्वेश्चन हो गया होगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नीचे फोर्स क्या है mg sin थीटा, तो इसका मतलब इस पे अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा है, तो पावर क्या होगा, पावर होगा mg sin थीटा इनटू वेलोसिटी, ये पावर होगी F डॉट वी। हो जाएगा। एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड, बाहर आ जाओ, जिनको पूछना आ जाओ, बाहर आ जाओ, इस समय समाप्त, अभी फिर वो कोई और आ जाएगा बेलन लेकर के। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों अगर कोई दिक्कत है तो मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, पूछ लेना मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है ना ऑनलाइन वालों, अरे ऑनलाइन वालों मेरा मोबाइल नंबर है।